अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ। आज जो है सुबह सबसे पहले मैं करने वाली हूँ माइक्रोवेव की क्लीनिंग। और माइक्रोवेव जो है मेरा अक्सर यूज़ होता है और इस बार ऐसा हो गया है ना कि 1 महीना हो गया मैंने माइक्रोवेव को टच भी नहीं किया, तो इसकी सफाई जो है बाकी रह गई थी। तो सबसे पहले माइक्रोवेव को मैं क्लीन करने के लिए यहाँ पे वाटर जो है रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया था और इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ कर लिया था। अच्छा, माइक्रोवेव की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं महीने में 1 बार करती हूँ, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा यूज़ हुआ है माइक्रोवेव और ओवन भी, तो इस हिसाब से जो है ज़्यादा गंदा हो गया था, तो सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने रख के 5 मिनट के लिए सेट कर दिया था। 5 मिनट तक लेमन वाटर की इस तरह से माइक्रोवेव में स्टीम करवाने से जो भी अंदर दाग हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और उसे क्लीन करना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। कभी कभार थोड़े ज़्यादा दाग होते हैं तो मैं 8 से 10 मिनट के लिए भी स्टीम करने रख देती हूँ। अच्छा, 5 मिनट के बाद ना यहाँ पे इस तरह से जो है माइक्रोवेव में स्टीम लग गई थी और सब जगह आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा है। अच्छा, माइक्रोवेव क्लीन करने के लिए सबसे पहले ना मैंने उसकी जो स्विच थी उसे ऑफ़ कर दिया था और साथ ही में जो भी उसका प्लग था वो भी मैंने निकाल लिया था फॉर द सेफ्टी पर्पज़। उसके बाद उसके अंदर जो बाउल रखा था वो भी मैंने निकाल लिया था और उसके बाद ये जो टर्न टेबल होती है वो भी मैंने निकाल ली थी और उसे अच्छे से मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर पानी में। वैसे तो ये जो दाग हैं वो नरम हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे पानी में रख दिया था भिगोने, और साथ ही में ये रिंग भी निकाल के मैंने इस तरह से पानी में रख दी थी। अच्छा, इसके बाद स्टीम करवाने ही जो बाउल रखा था ना उसी वाले पानी में मैं यहाँ पे 1 स्टील का स्पून विम डिशवॉशर लिक्विड ऐड कर दूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, विम की जगह यहाँ पे आपके पास जो भी डिशवॉशर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और बस इसके बाद मैंने इस तरह से एक स्क्रब ले लिया था जो कि स्मूथ है। अच्छा, तो बस स्क्रब के साथ इस तरह से घिसती रही हूँ जहाँ जहाँ पे भी दाग लगे हुए हैं और इस तरह से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और साथ में जो भी माइक्रोवेव के बारे में मेरे पास डिटेल है मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी लोगों को ना ओवन और माइक्रोवेव के बीच में कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें ये दोनों ही चीज़ें एक लगती है, लेकिन माइक्रोवेव अलग होता है और ओवन अलग होता है। अच्छा, एक होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हम जनरली खाना गर्म कर सकते हैं और पका भी सकते हैं। पकाने से मेरा मतलब होता है कि जैसे सूप बनाना, दाल बनाना, तो सिर्फ वो पकने रख सकते हैं, उसमें हम चम्मच से बीच बीच में हिला सकते हैं, लेकिन साथ में हम जैसे गैस पे कुकिंग करते हैं वैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोवेव का काम। ओवन में जनरली बेकिंग होती है। बेकिंग में हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं और कुकीज़ बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, तो ये सारे जो बेकिंग वाले काम हैं वो हम ओवन में करते हैं। तो माइक्रोवेव सिर्फ गर्म करने का काम करता है, ओवन सिर्फ बेक करने का काम करता है। और तीसरा होता है कन्वेक्शन, जो कि मेरे पास है। तो ये मेरे पास जो है LG का कन्वेक्शन ओवन है, तो इसे मैं एज अ माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकती हूँ और एज अ ओवन भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें दोनों फंक्शन काम करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को माइक्रोवेव या ओवन ख़रीदना है लेकिन समझ नहीं आता कि क्या ख़रीदे। तो चले पहले मैं मेरी बात करती हूँ। तो जैसे कि मुझे जो है ना डेली बेसिस पे खाना गर्म करना होता है, तो मेरा जो मोस्टली यूज़ है माइक्रोवेव का होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार जो आप देखते हैं कि मैं बच्चों के लिए कुकीज़ या केक्स या बनाती रहती हूँ महीने में 1-2 बार, तो मेरा ओवन का जो काम है वो थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए मैंने जो है कन्वेक्शन ओवन लिया है। कन्वेक्शन ओवन में क्या होता है कि आप कभी कभार बेकिंग करो तो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन जैसे मान लो कि आपको डेली बेसिस पे बेकिंग करनी है या केक बनाने हैं या पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको बेकिंग ही करनी है, आपका यूज़ बेकिंग में ज़्यादा है, तो आप ओवन में इन्वेस्ट करें। और सिर्फ आपको खाना ही गर्म करना है, उसके अलावा आपको बेकिंग नहीं करनी है, तो सिर्फ आप माइक्रोवेव ख़रीदें, या तो फिर आप दोनों अलग अलग ख़रीद लें। और क्योंकि ये देखो कन्वेक्शन है ना, उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि ये दोनों मोड में काम करता है। तो अगर आप सिर्फ माइक्रोवेव ख़रीदेंगे तो 2 से 3 हज़ार में स्टार्टिंग होती है और उसके बाद जो रेट हैं वो अब जाते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड लेते हैं। और इसके बाद जैसे ओवन भी है, 2 से 3 हज़ार से स्टार्टिंग में आपको अच्छे ओवन मिल जाएंगे, जिसे हम OTG कहते हैं, ओवन, टोस्टर और ग्रिलर। और कन्वेक्शन माइक्रोवेव इसका मतलब होता है माइक्रोवेव प्लस OTG या तो ओवन। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है ना मैं ज़्यादा करती हूँ वैसे तो माइक्रोवेव का, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि मेरे पास जो है जगह भी अभी फ़िलहाल नहीं है। मेरा जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, तो इस हिसाब से मेरे पास अभी ये 2 अलग अलग चीज़ें रखने के लिए मेरे पास फ़िलहाल तो जगह नहीं है।
तो ऑब्वियसली अगर मैं अलग से माइक्रोवेव परचेस करूँगी और अलग से OTG परचेस करूँगी तो दोनों की ही प्राइस इतनी नहीं होगी जितने का ये मुझे एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव पड़ा है। अच्छा, इसके बाद माइक्रोवेव तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। बारी थी इसकी जो रिंग थी उसे साफ़ करने की और जो ये कांच की टर्न टेबल थी उसे साफ़ करने की। तो ये मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर उसे ड्राई कर लिया था। अच्छा, ये जो कांच की टर्न टेबल होती है ना, उसे वॉश करने में मुझे बड़ा डर लगता है, मतलब बहुत ही संभाल के इसे वॉश करना होता है। और फिर इसके बाद मैंने रिंग को और जो भी ये कांच की टर्न टेबल थी उसको मैंने वापस से अपनी जगह सेट कर दिया था और इस तरह से लॉक करवाना होता है बीच में ताकि ये अच्छे से घूम सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी माइक्रोवेव की क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो गई थी। और नॉर्मली कुछ भी खाना गर्म करती हूँ तो बस एक कपड़ा मैं फेर देती हूँ और डीप क्लीनिंग मैं मंथ में एक बार ही करती हूँ। तो आज जो छुट्टी थी तो सोचा कि सबसे पहले मैं माइक्रोवेव क्लीन कर देती हूँ और ये काम जो है मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। अच्छा, माइक्रोवेव में जो है ना हम सिर्फ कांच के बर्तन ही यूज़ कर सकते हैं और अवन जो होता है अवन मोड उसमें हम एल्यूमिनियम और कांच दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो स्टील के जो बर्तन हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने होते हमें, माइक्रोवेव में भी नहीं और अवन में भी नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने किचन क्लीन कर लिया था और फिर मैं तैयारी करने लगी थी दोपहर के खाने की। तो आज जो है मैं फ्रैंकी बनाने वाली हूँ और फ्रैंकी रोल बनाने के लिए जो आलू की स्टफिंग होती है उसके लिए मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पानी गर्म करके मैंने नमक डाल के 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करने रख दिए थे। अच्छा, आलू जब तक हमारे बॉईल होते हैं तब तक यहाँ पे मैंने 4 प्याज ले लिए थे। उसमें से 2 प्याज को मुझे बारीक से काटना है और 2 प्याज को मुझे स्लाइस में काटना है। अच्छा, अभी जो है ना वेकेशन है और ऑलमोस्ट शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारे जो क्लोज में फैमिली है वहाँ पे भी 1-2 शादियाँ थी। तो कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन से हमें दावत हैं और दोपहर में भी और रात में भी हमें बाहर ही खाना होता है। तो जाहिर सी बात है बाहर खा खा के ना फिर कुछ सादा खाने का मन करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को आज सब्जी भी नहीं खानी थी तो फिर मैंने सोचा फ्रैंकी रोल बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कैबेज और प्याज को एक प्लेट में ले लिया था और इसके बाद जो है मैं तैयारी करने लगी थी आलू की स्टफिंग की। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था जिसमें जो भी बारीक प्याज कटी थी वो मैंने डाल दी थी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट ही चला लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया था। अच्छा, इसके बाद ना एक टमाटर को इस तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर लिया था और यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसकी जगह टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड कर लिया था और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड किया और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड किया। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद जो भी हमारे आलू बॉईल हुए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। आलूओं को मैश करते हुए हमें इनकी मिक्सिंग करनी है और एक बार जब ये मिक्स हो जाएंगे तो हमें नमक चेक कर लेना है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें चेक कर लें। और इसके बाद लास्ट में ना मैंने बस सिर्फ हरा धनिया ऊपर डाल दिया था। तो हमारी जो आलू की स्टफिंग है वो परफेक्टली रेडी है। फिर एक पैन को गर्म करके उसमें ऑयल डाल के मैंने रोटियाँ सेक ली थी। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ही लिया है जो कि हम नॉर्मली रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं और फ्रैंकी में नॉर्मली जो है मैदे का आटा यूज़ होता है, लेकिन मुझे इसे एज ए लंच बनाना था तो थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे की रोटियां ही ली हैं। तो दोनों तरफ से हमें रोटी को अच्छे से सेक लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चिंग्स की जो शेज़वान की चटनी होती है वो मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून के बराबर स्प्रेड कर दी थी। ये वाली शेज़वान की चटनी मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, आप देख लें। और उसके बाद जो आलू की स्टफिंग थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और जितनी स्टफिंग आप खा सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप डालें। इसके बाद मैंने कैबेज और प्याज की जो स्लाइस करी थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीज़ रख दी थी और इस तरह से ना दोनों चम्मच की मदद से मैंने यहाँ पे फ्रैंकी को रोल कर लिया था और 5 से 10 सेकंड इस तरह से पकड़े रखना है और हमारी ये फ्रैंकी रोल रेडी है। बस इसी तरह से हमारे लंच के लिए मैंने सारे फ्रैंकी रोल रेडी कर लिए थे और बच्चों के लिए आलू की थोड़ी कम स्टफिंग डाल के मैंने फ्रैंकी रोल रेडी किए थे ताकि वो खा सके। और बस लास्ट में फिर इस तरह से फ्रैंकी रोल के ऊपर थोड़ा सा मैंने मेयोनीज लगा दिया था जिससे कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए और थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आए। इसके लिए यहाँ पे पास्ता मसाला मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया था और हमारे जो फ्रैंकी रोल है वो फाइनली रेडी है।
और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। और स्पेशली बच्चे भी जो है ना ये कुछ नया समझ के खा लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से सब्ज़ी और रोटी ही है, क्योंकि आलू की यहाँ पे मैंने स्टफिंग जो रेडी करी है और साथ में सलाद ही है जो कि सब हेल्दी हैं। तो बस इस तरह से कुछ मैंने रेडी कर लिया था और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। आप भी आपका जो फीडबैक है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद दोपहर में मैंने अपना जो किचन रूटीन है बर्तनों का वो सब कंप्लीट किया था और शाम में बच्चे खेल रहे थे तो सोचा उनके लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ। अच्छा, तो घी मैंने इस हिसाब से कुकर में ले लिया था कि जो मकाई के बीज थे वो इस तरह से कवर अप हो गए थे, अच्छे से इसके अंदर डूब गए थे। अभी जो है मुझे करनी थी कुकिंग रात के लिए और उनको कुछ बना के दे दूँगी तो मेरा वो पीछा छोड़ देंगे। बस ½ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी ऐड करी थी और ऊपर से ढक दिया था। इस तरह से बीच बीच में थोड़ा चलाते रहना है। ऊपर से थोड़े पॉपकॉर्न मैंने निकाल लिए थे ताकि इसके अंदर ये फंस न जाए सारे, और इस तरह से फाइनली ये रेडी हो गए थे। तो बस बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न दे दिए थे और मैं लग गई थी अपनी रात की रसोई की तैयारियों में। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।